नमस्कार, आदाब। अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूअर्स। एक चमकीली सी सुबह के साथ मैं नामिका एक बार फिर से हाजिर हूँ। आप सभी दर्शकों का आपके अपने कार्यक्रम बिहार बिहान में बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ करने की इच्छा शक्ति हो, विल पावर हो, तो वो अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होता है, फिर चाहे वह काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। इंसान अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का मन बना ले और पक्के इरादों के साथ आगे बढ़ता रहे तो उसे एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है, क्योंकि सच्चे मन से की गई कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। इन्हीं खूबसूरत विचारों के साथ आगाज़ करते हैं आज के कार्यक्रम का। बढ़ते हैं कार्यक्रम के पहले सेगमेंट अनमोल वचन की ओर। दर्शकों, महापुरुषों द्वारा कहे गए अनमोल वचन हमारे जीवन को सरल और सफल बनाने का मार्ग हमें दिखाती हैं, ताकि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो आइए देखते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। एक अच्छे अखबार के शब्द अपने आप बोल देते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वह एक विशिष्ट नृत्यांगना व कलाकार हैं। इन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है और बिहार के बाहर भी कई मंचों पर अपने प्रदर्शन से लोगों का दिल जीता है। ये अभी भी कला के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। आपको बता दें कि इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। आइए स्वागत करते हैं अंजना झा जी का। मैम, कार्यक्रम बिहार बिहान में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार अनामिका जी, आपको और बिहार बिहान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद कि आज आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आज इंटरनेशनल डांस डे है और आज के दिन आपकी उपस्थिति ने हमारे कार्यक्रम में और चार चांद लगा दिया है। मैम, आप एक विशिष्ट नृत्यांगना हैं। सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो कला की शुरुआत हुई, जो सफ़र का शुरुआत हुआ, ये कब से हुआ, कैसे हुआ, और क्या कथक को चुनने की कोई ख़ास वजह रही? सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ आप लोगों को। और नृत्य तो हमारे मानव के जन्म के समय से ही शुरू हो गया था। इसका जन्म भी उसी समय शुरू हुआ जब मानव का जन्म शुरू हुआ धरती पे। और जहाँ तक मेरे नृत्य का ये चयन का बात है, कथक का, तो हमारे यहाँ उत्तर भारत का ये शास्त्रीय नृत्य है। और चूँकि सभी लोग अपने ही चीज़ों को अपनाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ हम जिस राज्य में हैं रहते हैं वहाँ के खान पान को स्वीकारते हैं, वहाँ के वेशभूषा को, उसी तरह से हमारे यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य है। इसलिए मैंने कथक को चुना। और कथक मुझे ऐसे भी बहुत पसंद है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को करने का आपको मौका मिलता है। लयकारी है, ताल है, भाव है, और बहुत सारे चीज़ों पे आप खुले तौर पे नृत्य कर सकती हैं। और सभी चीज़ों में थोड़ा सा, सभी शास्त्रीय नृत्य बहुत अच्छे हैं, कोई दो मत नहीं है। हमारे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य है और सभी अपने आप में एक बहुत ऊंचा आयाम रखते हैं भारत के लिए। और सबसे पुरानी नृत्य तो भरतनाट्यम है जो दक्षिण भारत की है, और उड़ीसा की जो नृत्य है ओडिसी, वो भी प्राचीन नृत्य है। हमारा कथक भी बहुत प्राचीन है। तो ये सारे नृत्य जो हैं अपने आप में बहुत ही शास्त्र सम्मत हैं। हमारे शास्त्रीय नृत्य का कोई जवाब नहीं है और हमें तो इसे बचाना है। तो मैं भी इस क्षेत्र में जब अपने सीनियर गुरु लोगों को देखती थी कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी आगे बढ़कर इस कार्य में अपना योगदान देना चाहिए, इसलिए मैंने इस नृत्य को सीखा। जी मैम, हम अमूमन देखते हैं कि हम जिस काम को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं या जो काम हमें पसंद आता है वो हमारे आसपास के लोग और हमारे समाज के लोगों को उतना पसंद नहीं होता। खास करके अगर नृत्य की बात करें तो हमें विरोध झेलने को मिलता है। तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ, या फिर आपके परिवार में भी यही परंपरा रही? आपके परिवार से लोग भी क्या इस कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? मेरे परिवार में तो सभी लोगों को नृत्य बहुत पसंद है। संगीत, नृत्य क्या, संगीत हमारे परिवार में सभी लोगों के पास, मतलब हमारे घर में 4 बहनें थी तो सभी कुछ ना कुछ हम लोग सीखते थे और सभी का रुझान नृत्य की और संगीत की ओर था। लेकिन बाहर में आपको इस चीज़ का समाज में थोड़ा झेलना पड़ता है कि मैं भी बहुत झेली हूँ
जैसे कि मैं छोटी थी, रियाज करती थी तो आसपास से आवाज़ आती थी एग्जामिनेशन है, घुंघरू नहीं बजाना है, लोग इस तरह से रोक देते थे। पर होता ही है ऐसा। कि बहुत दम दम की आवाज़ हो रही है तो हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो होता था। और ये जो चीज़ विरोधाभास जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि सभी का जो नेचर होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो संगीत और नृत्य के प्रति उनका रुझान हो, ये उनके मस्तिष्क पे डिपेंड करता है कि उनका क्या विचार है। तो वो ऐसे लोग जो कि नृत्य और संगीत को बहुत है दृष्टि से ही मैं कहूँगी, मुझे बोलने में कोई जी ये तकलीफ़ नहीं हो रही है कि मैं इस शब्द को यूज कर रही हूँ, लेकिन आज भी है, आज भी बहुत सारे लोग बिल्कुल इसको मतलब कि बहुत ख़राब नज़र से देखते हैं और आपके मुंह पे ही बोल के जाएंगे। एक होता है पीठ पीछे बोल देना कि आप नृत्य करके जा रही हैं या आपका ये कार्य है तो आप ये कर रही है, लेकिन वो आपके मुंह पे ही बोल देंगे कि मतलब ये क्या चीज़ है, ये सब चीज़ कुछ नहीं है। उनको सिर्फ ये लगता है वो जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जो हम लोग एमए करते हैं और जो अदर सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ाई करते हैं, सिर्फ वही पढ़ाई है, बाकी ये सब कुछ मतलब इसकी कोई मतलब विशेषता नहीं है और इसकी कोई पढ़ाई नहीं है। तो ये उनकी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जानकारी का अभाव उनके अंदर है। तो फिर हम लोग वहाँ पे शांति हो जाते हैं कि अब इनकी ही जानकारी में कमी है तो हम क्या कहें। ये बात तो बिल्कुल सही कही मैम आपने कि अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, तारीफ़ मिलता है आसपास के लोगों से, लेकिन ये भी बात सही मानने वाली होगी कि अगर हम कुछ काम करते हैं, शुरुआत करते हैं और उसमें हम अच्छा करते हैं, अगर उस काम में हम आगे बढ़ते हैं तो वही लोग जो हमारी आलोचना करते हैं हमारी तारीफ़ करने लगते हैं। बिल्कुल, तारीफ़ मिलती है, प्रोत्साहन भी। सब लोग जब प्रोत्साहित करते हैं तो प्रोत्साहन से हम बहुत ज़्यादा बुस्टअप होते हैं और अच्छा कार्य करने का मन करता है और मेहनत करने की इच्छा होती है। और जब कुछ लोग बहुत ज़्यादा ख़राब भी बोल देते हैं तो मन को भी बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि कलाकार जो होता है बहुत कोमल स्वभाव का होता है, बहुत वो मार्मिक उसको कहेंगे या बहुत सॉफ्ट नेचर का उसका ये होता है। तो हमें तकलीफ़ भी बहुत होती है जब समाज में या कहीं किसी वर्ग में इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती है। तो लेकिन चूँकि समाज में ही रह रहे हैं हम लोग, तो इस चीज़ को नज़रअंदाज ही करते हैं। और मैं तो सभी लोगों को प्रोत्साहित करते रहती हूँ कि सभी लोग नृत्य संगीत किसी भी एक विधा से जरूर जुड़े, क्योंकि हमारे जीवन के लिए और आज के परिस्थिति में बहुत ज़रूरी है। जितना तनाव है आपके जीवन में, जितना आप कार्य क्षेत्र में तनाव है, हर चीज़ में आपका मतलब अब समय की बहुत कमी है, तो आप अगर संगीत को अपनाते हैं, नृत्य को अपनाते हैं तो तनाव मुक्त रहिएगा। और बहुत ज़्यादा थकावट जो आपके कार्य के बाद होती है, उसके बाद आप अगर आधा घंटा इस चीज़ में आप चले जाते हैं तो आपको बहुत फ्रेशनेस और बहुत अच्छा महसूस होता है। इसलिए सभी लोगों को जुड़ना चाहिए, तभी आप डिप्रेशन से भी अलग हो जाएगा। नहीं तो बहुत लोग कहते हैं मैं डिप्रेशन में चला गया। मुझे लगता है अगर संगीत से जुड़ जाएंगे ना तो किसी को भी इस तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और सभी लोगों को अपनाना चाहिए, हर परिवार को अपने बच्चों को नृत्य और संगीत की ओर जाने का उनको भी दिशा तय करना चाहिए कि सबको एक एक आर्ट जरूर अपनाना चाहिए। ये बहुत ही अहम बात बोली आपने मैम कि हर किसी को एक ना एक आर्ट फॉर्म जरूर अपनाना चाहिए। आज के परिस्थिति के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कला के ज्ञान के अलावा ये हमें डी स्ट्रेस करता है, हमें रिलैक्स करता है अगर हम किसी चीज़ को लेके परेशान हैं। और ये हम सब ने ये चीज़ को महसूस किया है कि अगर हम थोड़ी देर म्यूज़िक सुनते हैं, डांस करते हैं तो हमें बहुत शांति मिलती है हमारे मन को और बहुत अच्छा फील करते हैं हम उस टाइम। जी मैम, एक कलाकार का ये दायित्व होता है कि वो अपने लोक नृत्य, अपनी कला, अपनी संस्कृति को सहेज कर रखे, बचा कर रखे। एज अ परफॉर्मर आप कैसे बढ़ावा देती हैं अपने लोक संस्कृति, अपने लोक नृत्य को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए क्या कोशिश करती हैं आप अपनी तरफ से? मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं और सबके अपने अपने लोक नृत्य हैं। तो कोशिश मेरी रहती है कि सभी नृत्य जो है उनकी अपने लोक संस्कृति के हिसाब से होता है और वहाँ के परिवेश और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर रहता है उसके हिसाब से वहाँ का लोक नृत्य रहता है, लोक संगीत रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो वहाँ की प्योरिटी है वो ख़त्म ना हो। जैसे अगर पंजाब का डांस है जी, तो वो झलक आए। वो जब आप पंजाब का डांस करिए, गिद्धा भांगड़ा कुछ भी करें, तो आपको आप जैसे एंट्री लेते हैं मंच पे तो लगे कि पंजाब
के लोग आ लोग आ गए, गए। चाहे आप बिहार के ही क्यों नहीं हो, बिल्कुल। लेकिन वो संस्कृति का पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि घाल-मेल नहीं होना चाहिए कि पंजाब को हम राजस्थान से जोड़ दिए, राजस्थान को महाराष्ट्र से जोड़ दिए, नहीं। सबकी अपनी अपनी खूबियाँ हैं। तो जब हम राजस्थान को रिप्रेजेंट करें तो लगना चाहिए कि हम घूमर कर रहे हैं, भवई कर रहे हैं, कागा संदेश कर रहे हैं। सबके अपने अपने जो कल्चर, उसको बचाते हुए हमें बहुत प्योरिटी से, जैसे आप लोग आर्ट में करते हैं ना कि स्केच खींचा रहता है कि हमें रेड कलर इधर डालना है, ग्रीन, तो वो चीज़ पता चलता है, वैसे ही डांस में भी है। जी, जी। हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से हमें मंच पे प्रस्तुत करना होता है, और मैं तो इस बात का ध्यान रखती हूँ। और वेशभूषा भी सभी राज्यों का अलग है, और शास्त्रीय नृत्यों का भी अलग वेशभूषा है। सबके अपने अपने ऑर्नामेंट्स है, पहनावे का तरीका अलग है, मेकअप भी अलग होता है। तो हर चीज़ को अगर हम माइन्यूटली उतना ही ध्यान से अगर करते हैं तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत मेहनत है और बहुत ज़्यादा कोशिश करने की आवश्यकता है। तो मैं अपने से छोटे बच्चे लोगों को बताती हूँ कि नहीं, हमेशा हर चीज़ को फॉलो करना चाहिए। जो हमारे पूर्वज लोग हमारे लिए छोड़ के गए हैं, उसको हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे, तभी इसकी संस्कृति भी बचेगी नृत्य की, और जो शास्त्रीयता का शास्त्र सम्मत नृत्य है तो वो भी बचेगा, लोक नृत्य भी बचेगा। हम लोग को आपस में इसको फ्यूज़न में सबको नहीं डाल देना चाहिए। जी, अब चर्चा हम जारी रखेंगे। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। हम जल्द होते हैं हाजिर। आप बने रहिए बिहार बिहान के साथ। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप सभी से हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप के बारे में चर्चा करूंगी। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, जैसा कि सभी जानते हैं, ये जेनेटिक भी होता है और ये एक्वायर्ड भी होता है। लाइफस्टाइल में सोडियम इंटेक, नमक का ज़्यादा प्रयोग करने से हाई ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ती है। स्ट्रेस लेने से, स्ट्रेस, ओबेसिटी, मोटापा और अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग करने से हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ता है। सेकेंडरी कॉजेज़ में हाइपरटेंशन को बोल सकते हैं कसिंग सिंड्रोम, किडनी कॉजेज़ की वजह से हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ता है। मैं बताना चाहूँगी कि हाइपरटेंशन के मरीज़ को सोडियम, नमक कम खाए, बहुत ज़्यादा पानी पिए और योगासन करें। 45 मिनट का वॉक बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तनाव से बचें। अल्कोहल, स्मोकिंग, दारू, धूम्रपान ये सब ना करें। ओबेसिटी, मोटापा से भी बचने की कोशिश करें। मोटापा बहुत सारे बीमारियों का जनक है। मोटापा बढ़ने से डायबिटीज़, थायराइड, पीसीओडी ये सब का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए मोटापा को अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। दर्शकों, अभी आपने देखा हमारे डाइट एक्सपर्ट ने कितनी अच्छी सलाह दी, क्योंकि निरोग रहना हम सब की चाहत होती है। हम सब चाहते हैं कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें, लेकिन स्ट्रेस और तनाव बढ़ने के कारण हमारे जीवन में हाइपरटेंशन जैसी समस्या, रोग काफ़ी तेज़ी से खास करके युवाओं में देखने को मिल रही है। अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो हम इस रोग से बच सकते हैं और एक रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मैम। अभी सुबह का वक्त है और इस समय बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सुबह की शुरुआत संगीत के साथ करते हैं। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि आप भी कुछ भक्ति रस से जुड़ा हुआ कोई ऐसा संगीत, मधुर संगीत जो हमारे नृत्य, भाव, अभिनय जो हमारे दर्शकों को दिखाना चाहें तो ज़रूर। बिल्कुल। सुबह का वक्त हम लोग तो ईश्वर की स्तुति में बिताते हैं, तो मैं भी एक आप लोगों को वंदना यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, आपके सभी दर्शकों को भी। विष्णु वंदना। सुरेश
जगत के पालनहार हमारे श्री विष्णु जी का स्तुति आज मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। ये विष्णु वंदना हम बहुत लोग ही खूबसूरत। कोई भी मैम। नृत्य जब शुरू करते हैं ना, या कोई भी मंच पे जब भी कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो हम लोग वंदना से ही शुरुआत करते हैं। जी जी, बहुत ही खूबसूरत भाव, बहुत ही खूबसूरत अभिनय, धन्यवाद। पूरा माहौल ऐसा लग रहा है भक्तिमय हो गया है। मैम मैम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अपने जीवन में एक लंबा सफ़र नृत्य और अभिनय को दिया है और आपने अपनी अलग एक पहचान बनाई है इस कला में। कैसा लगता है जब आप खुद को इस मकाम पर देखती हैं और जब आप इतने लोगों की इंस्पिरेशन है, तो कैसा महसूस करती हैं? कुछ शेयर करें। बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों का प्यार और दर्शकों का प्यार मिलता है, सभी लोग का प्यार मिलता है। जहाँ भी जाती हूँ सभी लोग बहुत प्यार से मिलते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा परिचय तो मेरा काम ही है और काम की बदौलत ही किसी को भी कोई स्नेह और प्यार और सम्मान मिलता है, किसी मैं हूँ या आप हैं या कोई भी व्यक्ति है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जी जी मैम, आप एक विशिष्ट नृत्यांगना हैं और साथ ही आपने ठुमरी में भी पीएचडी किया हुआ है, तो हम चाहेंगे कोई ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कुछ ऐसा भाव अभिनय, कोई ऐसी ठुमरी जो आप लोगों को, दर्शकों को दिखाना चाहें। बिल्कुल, मैंने ठुमरी में ही पीएचडी किया है, तो आज मुझे बहुत खुशी भी होगी कि मैं आपके सामने एक ठुमरी प्रस्तुत करूं। मैं छोटा सा ही एक अंतरा और मुखड़ा ही आज आपके सामने रखूंगी, क्योंकि समय तो बहुत कम है। बिल्कुल। छोटा सा चीज़ मैंने आज प्रस्तुत किया आप लोगों के सामने, ताकि बहुत सारी चीज़ों को मैं रख सकूं। बहुत ही खूबसूरत मैम, बहुत ही खूबसूरत। धन्यवाद। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अभी और भी बहुत सारे प्रदर्शन हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए बिहान बिहान के साथ, हम जल्द हाजिर होते हैं। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं अंजना झा जी से। मैम, अभी आपने जो ठुमरी दिखाई बहुत ही खूबसूरत थी। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में कुछ समझाएं, बताएं। ये जो मैं ठुमरी कर रही थी, राधा कृष्ण पे आधारित सभी ठुमरियाँ होती हैं, और ठुमरी जो है हमारे लखनऊ घराने में किया जाता है। और ये जयपुर घराने में ठुमरी नहीं होती। कथक नृत्य में भी बहुत सारे घराने हैं, बनारस घराना है, जयपुर घराना है, लखनऊ घराना है। तो लखनऊ घराने की विशेषता ठुमरी की है कि बिंदादीन महाराज जी, उनके भाई कालका महाराज जी, बहुत सारी ठुमरियों की रचना उन्होंने की, और इसमें सिंगारिक भाव को व्यक्त करते हैं। कृष्ण होते हैं और उनकी प्रियतमा राधा जी होती हैं, और छेड़छाड़ है,
कृष्ण उनको प्यार से छेड़ते हैं और राधा भी चाहती हैं कि वो उनको छेड़े, लेकिन जो होता नहीं है कि मना करना, इस भाव को देखने का आपको बहुत मौका ठुमरी में मिलेगा। जब भी आप ठुमरी देखेंगी तो कि राधा की आंतरिक इच्छा होती है कि कृष्ण उनको छेड़े, लेकिन वो मना भी करती है कि क्यों रोक रहे हो मुझे, जाने दो, घर जाना है, बहुत सांझ हो रही है, पनघट पे लेट हो रही है। तो ये सब चीज़ जो होता है, तो इसमें दोनों का प्यार जो है, सिंगारिक भाव जो है वो देखने को मिलता है। और अभी जो मैंने ठुमरी आपके सामने प्रस्तुत किया, ये बिंदादिन महाराज जी की ठुमरी थी। और अभी जिस स्वर में ये था, ये डॉक्टर राकेश चंद आर्या वरिष्ठ कलाकार हैं केंद्रीय संचार ब्यूरो में, उन्होंने गाया था, तो उनके स्वर थे। और ठुमरी सिंगारिक भावों से होती है और बहुत ही कोमल तरीके से हर भाव को हम लोग व्यक्त करते हैं इसमें। और जब भी आप देखेंगे तो ठुमरी को पहले लोग अच्छे नज़र से नहीं देखते थे, इसका विकास बाद में ही हुआ है। कथक का विकास तो पहले हो गया था, ठुमरी धीरे 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 बाद में प्रचलन में आई, लेकिन आज जाके ठुमरी को बहुत ज़्यादा सम्मान के नज़र से लोग देखते हैं और हर लोग डिमांड करते हैं। जी जी, बहुत खूबसूरत मैम, बहुत ही सुंदर। मैम आपसे जानना चाहेंगे, नृत्य की जो कला है वो आदिकाल से चली आ रही है। बिल्कुल। हमारे वेदों पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है। यहाँ तक कि देवताओं ने भी अपने भावों को प्रकट करने के लिए कई बार नृत्य का सहारा लिया, नृत्य को माध्यम बनाया है। आपसे जानना चाहेंगे, अभी के बदलते समय में, जब पहले नृत्य की जो समझ थी, जो गहराई थी, जो भाव थे, अभी के बदलते समय के साथ क्या उसका महत्व कम होते जा रहा है? आपके क्या विचार हैं इस बारे में? नृत्य तो सही बात है कि मानव का जन्म हुआ और उस समय से ही नृत्य शुरू है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंग प्रत्यंग जो व्यवहार होते हैं हमारे शरीर के अंगों का, उसी से नृत्य का विकास हुआ है। जैसे कि आपके घर में बच्चे का जन्म होता है तो सोहर गाया जाता है, बधैया नृत्य होता है। तो हमारी जो परंपरा है, ऐसे परंपराएं जो है, लोक नृत्य का भी जन्म ऐसे ही हुआ है, शास्त्रीय नृत्य का भी जन्म इसी तरह से। शास्त्रीय नृत्य में भी जो, जैसे कि हमारे देवी देवताओं की स्तुति ही हम लोग करते थे। कोई भी शास्त्रीय नृत्य हो, हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन कोई भी शास्त्रीय नृत्य में हम लोग करते देवी देवताओं की स्तुति ही है। उन्हीं के बारे में कथा कहते हैं और उन्हीं पे अभिनय हम लोग करते हैं। संगीत भी उन्हीं का होता था। पहले जब 4वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण हुआ तो एक जगह, उससे पहले कोई भी स्टेज प्रेक्षागृह नहीं था जहाँ पे इस तरह का आयोजन किया जाए। तो जब इस तरह के आयोजन में बहुत दिक्कत होती थी तो 4वीं शताब्दी में ही एक स्टेज, कहा जाता है कि विश्वकर्मा भगवान जी ने ही उसको बनाया था और वहाँ पे ये इस तरह की सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती थी। और जैसा कि आप बता रही थी कि देवताओं ने ही इसे शुरू किया है, तो सही बात है कि त्रिपुरासुर राक्षस का वध करने के लिए भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया था। तांडव नृत्य से सभी लोग अभी जानते हैं कि तांडव नृत्य भगवान भोलेनाथ का किया हुआ नृत्य है। रौद्र वीर रस का वो नृत्य है, स्त्रियों के लिए नहीं है, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। और जब इस नृत्य को करने के बाद माता पार्वती ने जब देखा कि त्रिपुरासुर राक्षस का वध भोलेनाथ ने किया है, महादेव ने किया है, तो उस खुशी को व्यक्त करने के लिए उन्होंने लास्य नृत्य किया था। तो वो जो नृत्य था उसको लास्य नृत्य की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। और पार्वती माँ ने जो नृत्य किया उसको लास्य नृत्य कहते हैं, जो सिंगारिक होता है। ये स्त्रियों के लिए होता है और बहुत ही कोमल अंगहारों का प्रयोग किया जाता है लास्य नृत्य में। माता पार्वती ने बानासुर की पुत्री को यह नृत्य की शिक्षा दी थी और उन्होंने जाकर बहुत जगह पे इसका प्रचार प्रसार किया, क्योंकि उनको आदेश माता से मिला था कि आप इस नृत्य का प्रचार प्रसार कीजिए। तो द्वारिका में जाके उषा ने इस नृत्य का बहुत प्रचार प्रसार किया। और कृष्ण और राधा का जैसे कि रास है, रास जो है हमारे श्री कृष्ण भगवान जी और राधा जी का है, और उसमें भी बहुत सिंगारिक भावनाओं को व्यक्त करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से आप देखेंगे कि रास में सिंगारिक भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। तो हमारे देवी देवता ने नृत्य को बहुत ही प्रथम स्थान प्राप्त करवाया और सम्मान की दृष्टि से समाज के बीच में उन्होंने इस चीज़ को रखा ताकि हम लोग भी इस चीज़ को अपनाएं। और आप जैसा कि देखते हैं कि हमारे जो देवी देवता हैं, उनके हर एक देवी देवता के अपने हाथ में एक ना एक साज जरूर होता है। जैसे कि
माँ सरस्वती हैं, तो वीणा उनके हाथ में आप देखेंगे कि ज़रूर रहता है, इसीलिए उनको वीणा वादनी का नाम भी मतलब हम लोग पुकारते हैं, कहते हैं कि वीणा वादनी माँ। और उसी तरह से श्री कृष्ण भगवान जी ने हमेशा अपने ओठों से बांसुरी को लगाया है, मुरली को लगाया है। तो वो सब साज जो है, गणेश भगवान पखावज बजाते थे, ताल की रचना उन्होंने की, भोलेनाथ डमरू बजाते थे, बहुत सुंदर सा संगीत उसमें से भी निकलता था। तो इस तरह से सभी देवी देवता के पास कोई न कोई संगीत का एक साज हमारे बीच में हमेशा उनके हाथ में हमने पाया है। तो हमें तो ये समझना चाहिए कि ये पौराणिक चीज़ है, क्योंकि इसका वर्णन हमारे वेदों में भी है और विष्णु पुराण में भी इसका वर्णन है, आपके महाभारत में है, भागवत पुराण में है। हर एक वेद में आपको नृत्य और संगीत के विषय में जिक्र आपको मिलेगा कि कैसे इस परंपरा का विकास हुआ, कैसे ये स्वर्ग से धरती पे आया। बहुत प्राचीन परंपरा है ये और जो महत्व है वो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि हम कला को अपने से कभी अलग नहीं कर सकते। हाँ, महत्व के बारे में मैं आपका एक क्वेश्चन और भी था कि पहले ज़्यादा गहराई से इस पे लोग वर्क करते थे, तो मुझे भी ये लगता है कि हमारे जो पहले गुरुजन लोग थे उन्होंने बहुत ही मतलब गहराई के साथ काम किया है नृत्य पे, संगीत पे। इसको बहुत ही एक अच्छा आयाम उन्होंने दिया और हम लोगों के पास जो आया उनके पास से, तो वो एक बहुत शुद्ध तरीके से शास्त्र सम्मत, हर एक नृत्य जो है शास्त्र सम्मत है, शास्त्रीय नृत्य, और उसी ढंग से उन्होंने हमारे बीच में रखा। इनकी बहुत सारी पुस्तकें भी है जिसमें कि शास्त्र सम्मत है, मुद्राएं हैं, अंग उपांग सब कुछ एक बेहतरीन ढंग से उन्होंने हमें दिया है। हमें उसे बचाने की ज़रूरत है। हाँ, आज के समय में मेरा ये विचार है कि आज उतनी गहराई से आज के जनरेशन इसे नहीं ले रहे हैं। बच्चे में एक चीज़ बहुत जल्दी कुछ करने की लालसा रहती है। जैसे कि पहले के लोग जो थे किसी भी कार्य को करते थे तो बहुत ज़्यादा समय देते थे जी। जैसे कि वो हम लोग पढ़ते हैं कि एक तिगदा दिगदिग थई ही करते थे, तो सुनते हैं कि 5 साल 6 साल सिर्फ तिगदा दिगदिग थई का वो लोग रियाज करते थे। लेकिन आज आप अगर एक टुकड़े का भी रियाज करने के लिए 1 सप्ताह भी बोलेंगे तो लोग को लगता है कि इतना दिन एक ही चीज़ करेंगे, हमें आगे चाहिए। तो वही एक कमी है, जो हड़बड़ी है, जल्दीबाजी जो है आज के जनरेशन में, तो वही उसकी शुद्धता पे थोड़ा सा बात आ जाती है कि किसी चीज़ को बहुत प्योरिटी के साथ करने के लिए तो समय देना होगा, और समय देना भी चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारी संस्कृति, हमारा धरोहर है। चर्चा अभी जारी रहेगी, हम बातें इस पर और भी करेंगे। यहाँ हमें लेना होगा एक छोटा सा विराम। आप बने रहिए बिहार बिहान के साथ, हम जल्द हाजिर। कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं अंजना झा जी से। मैम, अभी आपने एक बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस हमें दिखाया। हम चाहेंगे लोक नृत्य से जुड़ा हुआ कोई भाव अभिनय आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल, हमारे जितने भी राज्य हैं भारत के, सभी के अपने अपने लोक नृत्य हैं और सभी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उनकी अपनी मतलब वेशभूषा भी अलग है और उनके ऑर्नामेंट्स भी अलग है, मेकअप भी अलग ढंग से सब लोग करते हैं। कुछ ना कुछ विशेषताएं हर एक लोक नृत्य की अपनी है जी। तो मैं जैसे कि आपको हमारे बिहार की मैं पहले बात करती हूँ कि हमारे यहाँ झिझिया होता है। अच्छा, तो झिझिया नृत्य जो है हम लोग दशहरे के समय करते हैं। उसमें एक माथे पे सर पे एक घड़ा रखते हैं, उसमें छेद रहता है और उसके अंदर एक दिया जलते रहता है। उसका कहना ये है, मतलब कि बताना चाहते हैं उसके बारे में, कि जैसे कि उस समय एक प्रथा है, पहले के लोग देखते थे कि माँ लोग बच्चे को भी एक ताबीज जैसा कुछ बना के और काजल लगाती थी उसमें कि नज़र ना लगे, कि उस समय कहा जाता है दुर्गा पूजा समय डायन बहुत ज़्यादा मतलब कि भ्रमण पे रहती हैं और बच्चे को नज़र ना लगे। तो झिझिया नृत्य जो है उसी का एक ये है कि उसके अंदर दिया जलते रहता है और उसके अंदर जो छेद घरे में किया रहता है कि कोई देखे ना कि कितना उसमें छेद है, और उसको वो लेके घूमते रहती हैं और किनारे किनारे स्तुति भी होती है नृत्य के द्वारा। तो ये हमारा मतलब कि बिहार का झिझिया नृत्य है। उसी तरह से यहाँ जट चटीन है, तो बहुत सारे नृत्य हैं हमारे यहाँ के भी। मैं झिझिया का थोड़ा सा आपको सुनाती हूँ म्यूजिक। जी बिल्कुल।
उसी तरह से महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का जो नृत्य है, लावनी, मल्लारी, ये सारे डांस वहाँ के हैं। उसमें जैसे कि वो लोग जब करती हैं तो माथे पे एक चंद्राकार काले रंग का टीका लगाती हैं, यहाँ पे 3 डॉट काले रंग का देती हैं, वो उनका अपना ये है। और उनका एक लावनी वो नाक में ज़रूर डालती हैं, उनका अलग सा ऑर्नामेंट्स वगैरह होता है। और उनकी वेशभूषा जो होती है, धोतीनुमा साड़ी जो आप देखती हैं ऐसे पहनती है, धोती की तरह रहती है, जैसे कि हमारी झांसी की रानी का ड्रेस रहता था, तो उस तरह का उनका वेशभूषा रहता है, पूरा ये रहता है। और इस नृत्य की विशेषता ये है कि जैसा कि अंग्रेज़ जब हमारे देश में थे, गुलाम था हमारा देश, तो उस समय उनके पास, अंग्रेज़ों के पास बहुत जानकारियाँ होती थी, और हमारे स्वतंत्रता सेनानी उस जानकारियों को पाने के लिए तो ये नृत्यांगनाएं उनकी मदद करती थी। और जब वो डांस करती थी तो उस समय जो बातचीत होते रहते थे, तो नृत्य से रिझाते हुए लावनी, लवन है, नमक कहते हैं उसको, तो उसको बहुत मोहक अंदाज में वो करती थी, जिससे कि उनके पास जो भी मेन मैसेज होता था वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी को वो दे देती थी। इस तरह से वो मदद करती थी नृत्यांगनाएं। तो बहुत ही सुंदर सा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी लावनी का थोड़ा सा। बिल्कुल। ये हमारा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, बहुत सारे मोमेंट है, बहुत खूबसूरत नृत्य है ये। उसी तरह से हमारे राजस्थान का नृत्य है। राजस्थान में जैसे भवई डांस है, तो भवई 5 घड़ा सर पे रख के वो लोग करती है, या 7 घड़ा, उससे भी ज़्यादा घड़ा रखती है, शीशे पे करती है, कांच के टुकड़े पे नृत्य करती है, तलवार पे करती हैं, ग्लास पे करती है, एक ग्लास में कागज़ रखा रहता है उससे, मतलब बहुत कर्तव्य दिखाती है। राजस्थानी महिलाएँ बहुत, मतलब कहा जाता है बहुत बहादुर होती हैं, और हाथों में उनके मेहंदी तो हमेशा सालों भर वो लगाती हैं, और खासियत है उनके। और लहंगा, उनका एक पारंपरिक जो वेशभूषा है लहंगा है, पूरा उनका श्रृंगार जो रहता है, माथे पे टीका और नाक में भी वो पहनती हैं, उनका अलग सा चूड़ी पूरा रहता है, तो वो उनका परिधान है। और बहुत सुंदर सा है उनका नृत्य का संगीत भी रहता है, मैं आपको बताना चाहूँगी दर्शकों को। गोल 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 बहुत घूमती हैं, हाथों में मेहंदी लगी रहती है। इसी तरह से हमारे पंजाब का भी नृत्य है, बहुत खूबसूरत पंजाब का नृत्य है, भांगड़ा है। तो पंजाब के बारे में तो जैसे आप लोग बताओ कि जेंट्स लोग जो है धोतीनुमा उनका एक ये रहता है, सर पे उनके पगड़ी रहता है, और जिसमें बहुत मतलब खूबसूरत सा डिजाइन किया रहता है, कुर्ता पहनते हैं, बहुत चमकीला सा कुर्ता होता है उनका, हाथों में रुमाल रहते हैं उनके, और बहुत खूबसूरत नृत्य बहुत जोश के साथ करते हैं। तो उस राज्य के लोगों का और नृत्य का संबंध जो है आपको देख के पता चलेगा कितने जोशीले लोग होते हैं। और उसी तरह से वहाँ की महिलाएं जो है सलवार और उनका पैजामा रहता है, और एक दुपट्टा वो लेती हैं, सर से लेके ऐसे ही लगाती हैं, उनके हाथों में भी रुमाल होता है। डांस बहुत जोशीला डांस दोनों मिलकर करते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको वो बताना चाहूँगी दर्शकों को। ज़रूर मैम।
इस तरह का बहुत सारा मोमेंट, उनका बहुत अच्छा मोमेंट होता है। तालियां बजाते हैं वो लोग नृत्य करते हुए। और बहुत सारे और भी जगह के नृत्य हैं, जैसे कि डांडिया है गुजरात का, और लंबाडी आंध्र प्रदेश का लंबाडी डांस भी बहुत खूबसूरत, मुझे तो बहुत पसंद है लंबाडी डांस। बहुत खूबसूरत मैम, ऐसा लग रहा है कि हम यहीं बैठे बैठे हर प्रांत, हर राज्य के नृत्य को महसूस कर पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे होंगे वो भी काफ़ी आनंदित हो गए होंगे आपके इस परफॉर्मेंस को देख के। धन्यवाद। हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए बिहार बिहान के साथ, हम जल्द हाजिर होते हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं में निकलने से बचें। यदि किसी कारण तेज गर्मी में घर से बाहर निकलना पड़े तो नींबू पानी या इलेक्ट्रल घोल पीकर निकलें। शरीर में फ्लूइड की मात्रा को पूरा करने के लिए सिर्फ ताजे पानी पर निर्भर ना रहें, बल्कि ठंडा दूध और नारियल पानी जैसे देशी पेय जरूर पिएं। सोडा, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी और चाय से जितना हो सके दूर रहें। ये शरीर में पानी की मात्रा को कम करने का काम करती है। इससे लू लगने की आशंका बढ़ जाती है। धूप में निकलने से पहले कॉटन के कपड़े और फुल बाजू के कपड़े पहनें। धूप से बचाव के लिए छाते का उपयोग करें। सिर को तौलिया या टोपी से ढक कर रखें। नाक और मुंह के हिस्से को मास्क से कवर रखें या फिर रुमाल बांध कर रखें। गमछा, तौलिया या सूती स्कार्फ से अपने कान जरूर कवर करके रखें। कान ढके रहने पर शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। पानी की बोतल साथ लेकर चलें और प्यास को बर्दाश्त न करें। कभी भी भूखे पेट धूप या गर्म हवाओं में न जाएं। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं अंजना झा जी से। मैम, बहुत सारे युवा जो इस विधा की ओर जाना चाहते हैं, उनके लिए इस बदलते परिवेश में कितना कठिन हो जाता है, जबकि अभी आधुनिक संगीत का ज़माना है। उनके लिए कितना मुश्किल होता है शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत की तरफ जा पाना। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आजकल बहुत ज़्यादा वेस्टर्न की ओर लोगों का खिंचाव है, युवा लोगों का खास तौर पे है। तो हम जैसे बड़े लोगों का दायित्व बनता है कि उन्हें सही दिशा में लेकर आएं जी। और अपने पारंपरिक चीज़ों को, जो हमारी अपनी धरोहर है, विरासत है, जो उनकी और उनको प्रेरित करें ताकि वो अपनी चीज़ों को, अपनी विरासत को संभालें। वेस्टर्न की ओर जाएं बाद में, अगर वो पहले अपनी चीज़ों को अपने साथ आत्मसात कर लेते हैं तो बाद में अगर उनकी इच्छा है जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले अपनी चीज़ों को आपको ग्रहण करना चाहिए। चूँकि आप नहीं करेंगे तो फिर दूसरे लोग क्यों आपकी चीज़ों को संभालेंगे। ये उनकी संस्कृति है, उनका विरासत है, धरोहर है ये हमारे भारत की, और हमारे युवा को उनको संभालना चाहिए। तो मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल वो हमारे शास्त्रीय नृत्य और संगीत की और उनका मतलब कि रुझान आए और ज़रूर वो इसे सीखें। बहुत खूबसूरत बात कही आपने अभी कि ये कला जो है, ये संगीत नृत्य, ये हमारी धरोहर है। ये एक कलाकार की जिम्मेवारी होती है कि उसे बचा कर रखे, उसे सहेज कर रखे, उसे संरक्षित कर रखे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैम, आप नृत्यांगना के साथ साथ आपने रंगमंच पर भी काम किया है। आप एक बहुत ही खूबसूरत अभिनयकार भी हैं और आपने कई टेलीफिल्म्स में भी काम किया है। तो हम चाहेंगे कोई एक ऐसा संवाद जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आपको बहुत पसंद हो, हमारे दर्शकों के सामने अगर आप दिखाएं। बिल्कुल, एक संवाद मैं आपको सुनाना चाहूँगी। अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव जो जनकपुर में हुआ था, तो वहाँ मैं अमली नाटक की थी। अमली मैं जो की थी उसका एक संवाद है, वो मैं दर्शकों के सामने जरूर रखना चाहूँगी। झूठ बात है मलिका, देह क्रिया साफ झूठ है। कहे तब से एक पैसा की आवक ना हुई है घर में। हमरा तो उनका जिंदगी की फिक्र लगी है, कहवा खाते और कहवा रहते होंगे। यहाँ भी जिंदगी दूभर हो गई है मालिक। महीना लगा, सास खटिया पर पड़ी है, खेती बाड़ी भी कुछ भी नहीं है, बस मेहनत मजदूरी और मालिक लोगों का भरोसा है सिर्फ।
ये हमारे अमली का संवाद है, जो कि अमली जब सेठ से जब उसके हस्बैंड कलकत्ता चले जाते हैं तो वो बोलती है कि कलकत्ता में जाने के बाद आर्थिक स्थिति उसकी बहुत ख़राब हो जाती है, तो जो गांव के ज़मींदार होते हैं उनके पास जब वो पैसा लेने के लिए आती है तो ज़मींदार कैसे मतलब पहले निर्धन लोगों को खराब दृष्टि से देखते थे और पैसे तो देते थे लेकिन बहुत सारे काम भी करवाते थे। समझ नहीं पाई मैं। जी जी अब बोलिए मैम। हाँ, तो उसी के इसमें है कि वो बताती है कि मेरे जो पति हैं वो तो कलकत्ता चले गए हैं कमाने के लिए और जब से गए तो एक पैसा नहीं आई। लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं उसको रजिस्ट्री आ रहा है, पैसा उसके पति भेज रहे हैं, और इस तरह से उसके बारे में बहुत सारी शिकायतें गांव के लोग ज़मींदार से करते हैं। तो उसको बुलावा भेजा जाता है, लेकिन वो बहुत आर्थिक स्थिति से मतलब जूझ रही थी, घर में बहुत ही बदहाली थी। तो उस तरह का ये संवाद उस समय था जी। कि वो अपने मालिक को बताती है कि किस तरह से विपत्ति उनके सर पे है। बहुत खूबसूरत मैम। जाते जाते आज इंटरनेशनल डांस डे, हम चाहेंगे कि संक्षेप में, क्योंकि हमारे पास समय की बहुत पाबंदी है, कुछ कहना चाहेंगे जो लोग नृत्य की तरफ जाना चाहते हैं? बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है और आज से मैं तो कहूँगी कि सभी लोग जो नृत्य की ओर जाना चाहते हैं आज से शुरू करें, क्योंकि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ दिन है नृत्य के लिए। और ज़रूर आप लोग हमारी शास्त्रीय नृत्य को अपनाएं और हमारे लोक नृत्य को भी, बहुत खूबसूरत लोक नृत्य है हमारे भारत का, ज़रूर आप लोग उसको सीखिए, ग्रहण कीजिए, क्योंकि ये जो नृत्य संगीत है ना, ये आज भी गुरुकुल परंपरा से ही मिलते हैं। किताबें इसकी भी है, पुस्तकें हैं, लेकिन ये आपके पास आज भी जैसे पहले के लोग गुरु के पास उनके चरणों में बैठकर गुरुकुल परंपरा से सीखते थे, ज़मीन पे बैठ के, आज भी उस परंपरा को हमारा नृत्य और संगीत ही बचा कर रखे हुए। और आज भी गुरु के समक्ष हमारे जो भी शिष्य हैं ज़मीन पर बैठते हैं और अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। बहुत खूबसूरत बात कही मैम आपने। आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी अच्छी बातें आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी मेहमान अंजना झा, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से हमें बताया कि एक कलाकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने धरोहर को, अपनी कला को सहेज कर रखे, बचा कर रखे। तो कैसा लगा आपको आज का यह कार्यक्रम, हमें ज़रूर बताएं। इसके लिए आप हमें ख़त लिख सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com।